सीज फायर सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, क्योंकि अगर अब हाल ही की खबरों पर नजर डालें तो अमेरिका जो समझौता करना चाहता था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, अब वही यानी कि कभी मिसाइलें दाग रहा है और उसका पलटवार करते हुए ईरान ने अमेरिका के अपाचे मार गिराए हैं, जिसके बाद से अभी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि इसके अगेंस्ट में अमेरिका क्या कुछ करने वाला है, अमेरिका का प्रहार क्या कुछ होगा ईरान पर। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये भी होने वाला है कि इजराइल, जो हाल ही में बीच में मुद्दा बना हुआ था इजराइल को लेकर कि इजराइल ने भी लेबनान पर और ईरान पर हमला किया है, मिसाइलें दागी गई हैं। अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या कुछ होगा, क्या अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर कुछ बड़ा हमला करने वाले हैं, मिसाइलें दागने वाले हैं। आज अपने इस खास शो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आइए जान लेते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक और भावना से, आखिर वो जो अपाचे मार गिराए हैं अमेरिका के ईरान ने, उसके बाद अमेरिका का क्या कुछ एक्शन रहता है, अमेरिका क्या कुछ रुख लेगा इस पर, क्या कुछ उसकी प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि अभी हाल ही में कोई स्टेटमेंट वगैरह सामने नहीं आए हैं। तो क्या कुछ लगता है अभिषेक और भावना? देखिए, कहीं ना कहीं अब माहौल और तनाव कह सकते हैं फिर से अपने चरम पर है, क्योंकि जिस तरीके से अभी समझौते की डील हो रही थी, तान्या और अभिषेक, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि अब डील बेहद नज़दीक है। अभी हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ चंद घंटों 24 घंटे पहले ही कह सकते हैं कि ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि अब डील जो है बेहद करीब है, बहुत जल्द जो है अब युद्ध सुलझने वाला है। लेकिन अब जिस तरीके से हमला हुआ, यूएस के अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से ट्रंप भड़क गए हैं और उन्होंने ये बोल दिया है कि इस हमले का जवाब, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस हमले का जवाब इतनी तेजी से होगा कि ईरान तबाह हो जाएगा। हालांकि ईरान के जो विदेश मंत्री कहें या फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता कहें, उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि ईरान ने कोई हमला नहीं किया है और ये हो सकता है कि आपकी कोई टेक्निकल इशू आया हो या फिर कोई मतलब विमान में ही या फिर हेलीकॉप्टर में ही कुछ खराबी आई हो। लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया, ईरान की साइड से ये खारिज कर दिया गया और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका अपने सुपर पावर होने का घमंड दिखा रहा है और वो ये दिखा रहा है कि अब वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा और जिस तरीके से हमले करते रहेगा, तो वो बेहद तनावपूर्ण अभिषेक स्थिति जो है वो पैदा कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब युद्ध जो है सुलझने की जगह भड़कता नजर आ रहा है। और इजराइल ने अगर बात करें तो दूसरी तरफ नेतन्याहू भी ये बोल रहे हैं कि अब जो हमला जो है वो बेहद आक्रामक होगा और मैं अकेले ही इस हमले के लिए लड़ने को तैयार हूँ। देखिए, जो सीज़ फायर की बात चल रही थी कि 60 दिन की सीज़ फायर हो जाए, और यहाँ पे पीस डील के लेकर के बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में। ईरान भी बातचीत कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बातचीत कर रहा है। अभी ये खबर आई है कुछ देर पहले कि जो अब्बास अराक्ची हैं, ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी बातचीत कतर के विदेश मंत्री हैं और उनके जो डेलीगेशन, उनके थ्रू बातचीत चल रही है और उसमें मीडिएशन पूरी कोशिश चल रही है कतर के द्वारा, और पाकिस्तान भी इसमें आज नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से लगा हुआ है। तो देखिए, ये अटैक शुरू क्यों हुआ बीच में? जिस तरीके से देखिए, शुरू में जब अमेरिका, आप देखेंगे, फरवरी में हमला किया था, तो उसका मांग था कि ईरान सबसे पहले, और इजराइल का भी यही मांग था कि जिस तरीके से वो न्यूक्लियर उस पर अपना रोक लगाए, और दूसरा जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ईरान को लेकर के खतरा है, जो ईरान पर जाके हमला कर सकती है, इस पर रोक लगाए। तो ये दो मांग थी। लेकिन जब से ये युद्ध आगे बढ़ा है, पिछले देखा जाए तो ये 100 दिन के आगे जा चुका है। अब देखें तो यहाँ पे जो जीत है, अभी हम नहीं कह सकते कौन सा देश जीता है, लेकिन हाँ, बढ़त जिसने बनाई है वो बढ़ाई है ईरान ने, क्योंकि आज ईरान के पास कई सारे ऑप्शन हैं। ईरान तो पहले ये जो देश थे कह रहे थे कि नहीं, ईरान ने भावना देखें तो बहुत सारा मोर्चा खोल के रख दिया है। पहले सिर्फ दो टॉपिक की बात होती थी, एक न्यूक्लियर, एक बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, और जिस तरीके से उसके जो प्रॉक्सी ग्रुप है, हिजबुल्ला हो, हमास हो और जो हूती हो, इन तीन चीज़ों को लेकर के भी बातचीत चल रही है। और देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक टैक्टिक है कि वो पैटर्न है कि वो जिस तरीके से, देखिए, वो कह रहे हैं कि हम 2 हफ्ते में डील कर लेंगे। एक उनकी वो ऑप्शन खोल रहे हैं कि देखिए, बातचीत तो चल रही है, लेकिन ये मत भूलिए कि हम मिलिट्री स्ट्राइक दोबारा नहीं करेंगे, हम करेंगे। वही ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि हम कर देंगे। ये जो स्केल है, कॉन्फ्लिक्ट लॉन्ग
टर्म में नहीं जाएगी, ये 1 या 2 दिन चलेगी, फिर रुक जाएगी और बातचीत वो ईरान से जारी रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक जिस तरीके से इस बात को जो है सिरे से खारिज कर रहा है ईरान, और वो चीख कर चिल्ला कर ये कह रहा है कि उसने ये हमला नहीं किया है, उसकी तरफ से ये नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स ये ईरान की धरती पर हुआ है, ये मानने से वो इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस बात को खारिज कर रहा है कि वो हमला उन्होंने नहीं करा है, यानी ईरान की तरफ से ये कोई हमला नहीं हुआ है, ये बात वो साफ साफ कह रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब अमेरिका ने, यूएस ने जिस तरीके से हमला दोबारा किया है ईरान पर जाकर, उस बदले की आग में झुलस कर जिस तरीके से ट्रंप ने अपनी सुपर पावर दिखाते हुए हमला किया और ये दिखाया कि उसके अंदर एकदम दम है और वो सुपर पावर रखता है, तो उससे कई बातें साफ हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से 4 से 5 जो है ईरान के द्वीप पर हमले हुए हैं, जिसमें से बंदर अब्बास भी एक है, जो कि बहुत ईरान के लिए बहुत अहम द्वीप माना जाता है। और दूसरी बात रही अभिषेक, आप हॉर्मुज की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी बोला गया है ईरान की तरफ से कि हॉर्मुज में सिर्फ ईरान का ही राज है, क्योंकि यूएस बीच में आ रहा है। यूएस का उस पूरे अगर मैप में देखा जाए तो कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है, यूएस दूर से आ रहा है और उसको पीछे हट जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर वो अपनी शर्तें मनवा रहा है तो कहीं ना कहीं वो ईरान की भी शर्तें जो है माने। जीता है बिल्कुल भावना और अभिषेक, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है, अभी हाल ही में जो उसका फाइटर जेट मार गिराया गया है, यानी कि अपाचे मार गिराया गया है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि हम करारा जवाब देंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप कल कह रहे हैं कि वो समझौता चाहते हैं, वो मतलब कि यहीं पर पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं, अगर उन पर अटैक होता है तो वो कहते हैं वो करारा जवाब देंगे। आखिर मतलब वो खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कंफ्यूज है कि आखिर उनको करना क्या है, समझौता चाहिए उनको या फिर उनको सेम चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है, तो क्या कुछ लगता है? देखिए, मेन चीज़ तान्या, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वैसे वहाँ पे भी है। देखिए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति फैसला नहीं लेता, फैसला लेता है कौन लेता है, जो वहाँ की संसद होती है। अगर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी सरकार हो, जब तक सांसद जो उनके होते हैं वो नहीं हो जाती। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति हैं, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट दिस, लेकिन अगर कोई वो चीज़ लॉ लाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उनको बहुमत लाना पड़ेगा संसद के अंदर। तो जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, ये एक बड़ा पेज यहाँ पे अड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो अपनी जनता को खुश करे, क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों में जनता इनसे ट्रस्ट हो गई। देखिए, जो जनता है, अमेरिकी जनता है, वो फॉरेन पॉलिसीज़ को उतना लेना देना नहीं है, वो लेना देना रखती है इकोनॉमी से। और पिछले 1 या 2 महीने से जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी है पूरे अमेरिका में, ये वहाँ की जनता इसको बिल्कुल ही नहीं पसंद कर रही है। और सेकंड चीज़ जो आ रही है दूसरी चीज़ पे, जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और पूरा ग्लोबल इन्फ्लेशन, इस वार से भावना सिर्फ अमेरिका या ईरान और इजराइल नहीं त्रस्त हैं, बल्कि इससे पूरा विश्व त्रस्त है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, खासकर ग्लोबल साउथ यानी इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तमाम जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो इनसे परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इस युद्ध के चक्कर में हमारा रुपया गिर गया, आज हम इकोनॉमी में थोड़ा पीछे हो गए और पूरा वर्ल्ड इसकी वजह से सफ़र कर रहा है। क्यों करे वर्ल्ड सफ़र? आप दोनों लड़ रहे हो, जहाँ एक तरफ आपने शुरुआत में 28 फरवरी को आए तो कह रहे थे कि भाई न्यूक्लियर पे हम बात करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल। अब आप आ रहे हो, कह रहे हो कि नहीं, जो ईरान है वो ना बैलिस्टिक मिसाइल पर बात करे, हॉर्मुज पे बात करे, रेड सी में जो उसके प्रॉक्सी ग्रुप हैं वहाँ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे साफ टैक्टिक दिख रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे पर्सनल जो सोच है वो, देखिए, यहाँ पे कोई हम अभी हम इस कहने के हालत में नहीं है कि हाँ कौन सा देश जीत रहा है, लेकिन अगर देखें तो इन तीनों वार में, देखिए, अमेरिका इज़ द सुपर पावर कंट्री, वी नो वेरी वेल। अमेरिका ईरान के कंपैरिजन बहुत आगे है। पिछले कई दशकों से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान अपना कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा था, वो एक कहें तो ग्लोबल जो ट्रेड था उससे कट गया था। वो पूरे जो वर्ल्ड बैंक या कुछ भी हो, मदद IMF से लेना हो, नहीं ले पा रहा था, वो पूरी तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी से कट गया था। और फिर अमेरिका की बात करें तो आज वो सुपर पावर कंट्री है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने एक तरीके से जवाब दिया है, पूरा त्रस्त है, काबिले तारीफ है। और इजराइल भी त्रस्त है और अमेरिका भी त्रस्त है। आपने जैसे बात किया, तान्या ने बात किया, अपाचे हेलीकॉप्टर की बात किया, उसने मार गिराया। और IRGC ने सीधा खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा, हम शांति से हाथ जोड़ेंगे नहीं, हम भी उसको करारा जवाब देंगे। उसने दिया भी, उसने जो अमेरिकी बेस थे खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर, वहाँ पर उसने आक्रमण किया
और कहा जा रहा है कि जो F-35 जो जहाँ पे हैंगर होता है, जो फाइटर जेट का हैंगर होता है, उसको तबाह कर दिया। ये बहरीन में ये हमला हुआ है, आज सुबह की हमला है। उसने करारा जवाब दिया है आईआरजीसी ने, और आईआरजीसी ने साफ कहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और एक चीज़ भावना और मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं वीडियोज़ देख रहा था, ये जब शायद मंडे की बात है, जब ईरान ने इजराइल पे हमला कर रहे थे शाम के टाइम, और जो मिसाइलें जा रही थी ऊपर से जा रही थी, और वहाँ की जो जनता थी रोड पे, सड़क पे, वो पूरा निकली हुई थी, ईरानी झंडा लेकर एकदम खुश थे, जैसे कि जश्न नहीं होता शादी की जश्न, या जब हम क्रिकेट मैच जीतते हैं तब हम जश्न मनाते हैं, उस तरीके से जश्न मना रहे थे ईरानी जनता। और ईरान के लोगों को ये चीज़ सरकार को भी पता है और जो जनता है वो भी पता है, क्योंकि जिस तरीके से इस वॉर में उसको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। बंदर अब्बास पोर्ट उसने बर्बाद कर दिया, उसके जितने पोर्ट थे अभी हमला हुआ है, केशम द्वीप पे हमला हुआ है, तमाम इन जगहों पे हमला हुआ है और पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पे उसकी इकोनॉमी बहुत गिर चुकी है, उसका जो जो मनी था, करेंसी कहें, वो गिर चुका है, और लोग इनके पास ना रोजगार है ना कुछ है। तो इसके कारण अब ईरान बैक नहीं करेगा, वो सीधा कहेगा हम पीछे क्यों जाए, जब आपने मुझे इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया हमारा, तो हम जाएंगे, लेकिन आपको भी लेके जाएंगे। लेकिन अगर तान्या के सवाल का अगर मैं एकदम सरल तरीके से जवाब दूं कि ट्रम्प की ये दोहरी नीति कि वो पहले कहते हैं कि हम सीज़फायर कराएंगे और दूसरे में वो हमला कर देते हैं दूसरे ही पल, तो कहीं ना कहीं वो दोगली नीति जो है वो ट्रम्प की वो उजागर होती है इसके अंदर। और जिस तरीके से ट्रम्प ये बोलते हैं कि वो अब डील करेंगे, उसके बाद कहते हैं, उसके बाद ये तुरंत हमला कर दिया जाता है, तो ट्रम्प को अपने जो उनके सेंटेंस कहेंगे या फिर अपने उनके जो वादे, उनकी बातें, वो उन पर ही कंफर्म नहीं है कि उन्हें आगे करना क्या है, उनकी क्या नीति है वो उस पर ही कंफर्म नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है ये बड़े बड़े हमले जो हैं होते आ रहे हैं। जी बिल्कुल भावना और अभिषेक, लेकिन यहाँ पर अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब खुद की जंग अकेले लड़ो, ये बोला गया है बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें ये समझ नहीं आती हैं, ऐसी क्या डील्स थी, ऐसे क्या वादे, क्या कमिटमेंट्स थे जो बेंजामिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में नहीं हो पाई, और इतनी अच्छी दोस्ती, सो कॉल्ड दोस्ती उन लोगों की अगर हम कहें तो उसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि अपनी जंग खुद से लड़ो, या तो अकेले, या फिर उनकी जो आपसी बातचीत हुई होगी उसमें कुछ डील्स को लेकर चीज़ें हुई होंगी, वो उनकी सहमति नहीं बन पाई है, तो इसलिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उनसे काफ़ी नाखुश नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है कि आखिर वो क्या डील्स थी? देखिए तान्या, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि दोस्त दोस्त ना रहा, क्योंकि अभिषेक भी मुझे लगता है इस बात से एग्री करेंगे कि दोस्त जो है अब वो दोस्त नहीं रहा, क्योंकि उसने अब उसकी बात नहीं मानना बात मानने से इनकार कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सरल तरीके से। देखिए, दोस्त दोस्त ना रहा मैं इसलिए बोल रही क्योंकि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से अपनी पक्की यारी निभा रहे थे, इनफैक्ट अमेरिका ने हमला ही इजराइल के कहने पर किया, क्योंकि युद्ध जो है वो ईरान और इजराइल का था, बीच में कूदा है अमेरिका, और कूदने के बाद जिस तरीके से हमला किया है, और क्या कहते हैं, इस हमले की उसके बाद एक्सेप्टेंस ली है कि हाँ हमला हमने किया है, और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल को अलग कर दिया है अब ट्रंप ने। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखिए वो यहाँ पर अपनी भलाई देख रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब देखिए समझौता जो है वो होने वाला है, तो इसके अंदर अगर इजराइल जो है ईरान पर हमला कर देता है तो कहीं ना कहीं वो बातचीत जो है वो खराब हो जाएगी। और अब जो है ट्रंप, जिस तरीके से मेरे सहयोगी अभिषेक ने कहा कि अब जो है इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ट्रंप अपनी भलाई देख रहे हैं कि अगर वो डील उन्होंने ये नहीं रुकवाई या फिर ये डील ये नहीं की, ये समझौता नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनके इलेक्शंस में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी और वो उनको जीतना भारी पड़ जाएगा अमेरिका में। क्योंकि जनता, अब बात सुप्रीम लीडर्स की नहीं है, अब बात जनता की है। परेशान जनता हो रही है, चाहे वो इजराइल की हो, चाहे ईरान की हो, चाहे अमेरिका की हो, यहाँ पर जनता पर इफेक्ट आ रहा है। जी भावना, लेकिन यहाँ पर अभिषेक से भी मैं ये सवाल जानना चाहूँगी कि आखिर उन दोनों के रिश्तों में इतनी अच्छी दोस्ती में कैसे दरार आई है? क्या कुछ वो डील्स रही हैं कि जिसकी वजह से इनके रिश्तों में दरार पड़ती जा रही है? वो डील समझाना। देखिए, इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल की जो दोस्ती है आज से नहीं है, बल्कि देखें तो 1950 से लेकर के आवाज 2026 तक है। इजराइल इज़ डिपेंड ऑन अमेरिका, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आज अमेरिका अपना हाथ पीछे कर दे तो इजराइल वॉर नहीं झेल सकता, वो युद्ध ईरान से कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो इसमें उसको फंडिंग मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, जिसको हथियार मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मिल रहा है, यूएस से मिल रहा है। अब देखिए, इलेक्शन की बात आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनको कुर्सी पे रहना है। देखिए, कुर्सी पे रहोगे तभी राजनीति कर पाओगे। तो इलेक्शन आने वाला है इजराइल के भी अंदर, और जो वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने सीधा एक बयान दिया है, और खासकर नेतन्याहू पे ऊपर क्या कहा है कि नेतन्याहू पपेट हैं। किसके पपेट हैं? डोनाल्ड ट्रंप के।
डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वही नेतन्याहू कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो इजराइल पिछले 2 या 3 वर्षों से युद्ध चल रहा है। पहले उसने गाजा हमास हुआ, फिर लेबनान और इजराइल हुआ, फिर ईरान और इजराइल हुआ, उसके बाद अब हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। तो जो वहाँ के लोग हैं, तो छोटा सा बहुत देश है, ज़्यादा उसकी जनसंख्या तो है नहीं, ज़्यादा उसकी भूमि है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं। और नेतन्याहू यही चीज़ अपने आप जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस वॉर में विजय रहे हैं और हमने हमास को ख़त्म कर दिया, हमने लेबनान के अंदर जाके, दक्षिणी लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे उनको ख़त्म कर दिया है। और यही चीज़ वो जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जो तान्या ने सवाल मुझसे पूछा कि जो उनकी दोस्ती, देखिए उन्होंने क्या बोला, पपेट, और नेतन्याहू ने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रंप जो कह रहे हैं उसको चीज़ को नहीं मान रहे हैं। ट्रंप साफ का कहना है कि आप लेबनान में जिस तरीके से आप आक्रमण कर रहे हैं उसको रोक दीजिए, पहली चीज़। दूसरी, ईरान के साथ जो युद्ध है उसको आप थोड़ा बैक आइए, पीस पे बात करते हैं, हम डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू बात करते हैं, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर वो दिख रहा है। अगर ईरान एक भावना में एक चीज़ कोट कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो वहाँ के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं खुद अमेरिका के अंदर, उनका मानना है कि 3 साल के अंदर, यानी 2026 चल रहा है, 28, 29 तक ईरान परमाणु बम बना लेगा। हाँ। देखिए, और एक सेकंड चीज़ और, जो ट्रम्प चाहते हैं कि जो उसका एनरिच यूरेनियम है, 60% लोग कह रहे हैं कि वो हम ले लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप चाहें युद्ध के थ्रू वो ले लें, क्यों नहीं ले पाएंगे? वो जितनी यूरेनियम है वो सब ज़मीन के अंदर अलग अलग कंटेनर में भरे हुए हैं। आप चाहो युद्ध करके ले लो, नहीं हो पाएगा। तो पहले इनकी जो कोशिश थी रिजीम चेंज करने की, वो तो बिल्कुल फ्लॉप दिखा। हाँ, वो जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे उनको मार दिए, वो शहीद हो गए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ईरान पलटवार किया, क्योंकि देखिए ईरान में कोई एक लीडर नहीं है जिस तरीके से वो जो कहे वो हो जाए। ईरान में जो IRGC जो बनाई गई है, उसने जो पिछले युद्ध हुए, चाहे इराक में सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ या लीबिया में जो हुआ, वो सब चीज़ें को उसने पढ़ा, नोटिस किया, रिसर्च किया, फिर जाके IRGC को मतलब किया। IRGC कोई किसी एक से पूछने नहीं जाएगा कि भैया हम जैसे कि किसी देश में होता है कि जैसे अमेरिका की बात कर लें, अगर किसी देश पे हमला करना हो तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का एक होता है मंजूरी, हाँ मंजूरी ज़रूरी है, लेकिन IRGC ऐसा बटा हुआ है, वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर जो वहाँ का जो छोटा लीडर भी है, मतलब कोई लड़ाका है, वो चाहे वो आक्रमण कर सकता है अगर उसके ऊपर हमला हुआ है, तो वो चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या जो रिजीम चेंज है वो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये साफ दिख चुका है। और ईरान बैकफुट पे भी आने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान इस समय देखें तो उसका पलड़ा भारी है। कैसे भारी है? क्योंकि पहले US की क्या मांग थी कि सिर्फ न्यूक्लियर पे थी और बैलिस्टिक मिसाइल पे थी, लेकिन आज रेड सी में हूती, आज चाहे ईरान पूरे ग्लोबल चैन को ठप कर दिया है। जो प्राइस थी कच्चे तेल की वो बढ़ रही है। रेड सी से लेकर के हॉर्मुज तक हर एक देश संकट में है। देखिए, संकट में तो है। और अगर बात करें ईरान की अर्थव्यवस्था की, अभिषेक, तो वहाँ पर अंडे मात्र कितनी रोज़मर्रा की चीज़ है, वो 450 के पार हैं। जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं तो वो बद से बदतर हो गए हैं। तो ऐसे में ईरान के पास, वही बात कहूँगी मैं, कि खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा है। जिस तरीके से अब वो आर या पार की गेम खेलना चाहता है, अब वो या तो समझौता चाह रहा है या फिर वो चाह रहा है कि अब ये सीज फायर हो और मामला ख़त्म हो। और जहाँ तक ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारी शर्तें मानो, यूरेनियम हमें सौंप दो और आप कोई परमाणु नहीं बनाओगे, तो ऐसा देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी शर्त हर कोई देश रखता है और अपना जो है मुद्दा हर कोई उठाता है। हर किसी को अपनी सिक्योरिटी प्यारी है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ईरान हो, कोई भी देश हो। और दूसरी बात कि देखिए, जिस तरीके से मैंने अभिषेक आपको कहा कि अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो जिस तरीके से अब वो इजराइल के पीछे पड़ा है और लेबनान के साथ, हूती, हिजबुल्लाह के साथ आ गया है, तो उसने अब आर पार की जो है दिमाग में बना ली है। और जिस तरीके से तान्या ने बताया कि अब जो है नेतन्याहू को बोल दिया है उसने कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना। नेतन्याहू को बोल दिया कि आप अपनी युद्ध जो है खुद से निपटा लो। तो देखिए अभिषेक, वो तो उन्होंने चाइना ताइवान के मुद्दे पे जब जिनपिंग के पास पहुंचे थे ट्रंप, तो उन्होंने ये तो बात ताइवान के मुद्दे पर भी आकर ताइवान को बोल दी थी। हालांकि आपको बता दूं मैं कि ताइवान को जो है US आर्मी सपोर्ट करती है सिक्योरिटी के मामले में, लेकिन जिस तरीके से जिनपिंग ने मना करा, जब मैं आपको
सिनेरियो याद दिलाती हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है चाइना पहुंचे, बीजिंग पहुंचे, तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि हम ईरान के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, और फिर ऐसे में जिनपिंग ने भी बोला कि ठीक है, आप भी ताइवान के मुद्दों पर बात नहीं करोगे, वो हमारी रेड लाइन है। लेकिन दोनों नेता दोगले, दोनों ने इस पर बातें करी और दोनों ने ये बोला कि दोनों ने ईरान पर भी बात हुई, ताइवान पर भी बात हुई। ईरान पर ये बोला गया कि चाइना को कि आप जो है हथियार नहीं दोगे, और ताइवान के लिए फिर जिनपिंग ने ये बोला कि मतलब एक होता है ना कि आप मेरी शर्त मानो, मैं आपकी शर्त मानूंगा, तो वही वाला एकदम सिनेरियो क्रिएट हुआ। और जिनपिंग ने ये बोला कि ठीक है, आप ताइवान को जो है आर्मी नहीं दोगे और आप सपोर्ट नहीं करोगे। ऐसे में जब ये बात उठी तो ये मुद्दा ट्रंप ने आते ही, मतलब यूएस में तान्या कदम रखते ही ये बात बोल दी कि आप जो है ताइवान जो है अपनी सिक्योरिटी वो खुद देख ले। बिल्कुल भावना, और यहाँ पर एक सवाल सभी के जहन में ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर एक दोस्ती देखें तो उसमें दरारें पड़ती नजर आ रही है, यानी कि नेतन्याहू से। उनके कहे जाने वाले एक और दोस्त है पुतिन, उनसे कभी मुलाकात होती रहती है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। अब यहाँ पर देखना ये भी अहम होने वाला है, जिस हिसाब से अपाचे मार गिराया गया है और ईरान अमेरिका युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, और पुतिन और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग का ये भी कहना है कि वो कहीं ना कहीं मध्यस्थता का मतलब रोल निभा रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि ये युद्ध यहीं पर रुक जाए। लेकिन क्या पुतिन चाइना के फेवर में रहेंगे? क्योंकि अगर अभी हाल ही में चीज़ें देखी गई हैं तो चाइना मुलाकात हुई है, या फिर अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां देखना होगा कि पुतिन किसकी साइड लेते हैं। अभिषेक, देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ईरान की बात करें और रशिया हो गया और चाइना हो गया, 3 देश हैं इस त्रिकोण, और इसी को लेकर के इनकी बेइज्जती हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके ही देश के अंदर। और जितने भी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उन्होंने साफ कहा कि इस वार में आपने बीजिंग को और पुतिन को मजबूत कर दिया। कैसे मजबूत कर दिया, आइए हम समझाते हैं। पहले क्या कह रहे थे कि आप जो भारत को, आप इससे तेल मत खरीदो, रशिया से मत खरीदो, और तमाम यूरोप के देशों को भी कह रहे थे। लेकिन जब से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज संकट आया, तब से तमाम देश जो हैं अब वो रसिया से अपने जो कच्चे तेल हैं वो खरीद रहे हैं। भारत भी खरीद रहा है, और भारत क्या करता है, जो तेल खरीदता है रसिया से, उसी चीज़ को उसको रिफाइन करता है और वो यूरोप के सभी देशों में बेचता है। ये सुनिए, यानी एक तरीके से देखें तो यूरोप भी इस समय निर्भर है रशिया के तेल पे, और भारत भी निर्भर है रशिया के तेल पे। तो यहाँ पे एक पुतिन जो एक तरीके से देखें तो अलग थलग पड़ गए थे, वो आ गए। और सेकंड, चाइना जो इतना बड़ा रोल नहीं था पिछले 3-4 महीने के अंदर, लेकिन हाँ, लेकिन आज चाइना इस तरीके से पूरे ग्लोबल पावर में एक बड़ा फेस बन के जो उभरा है। और रही बात इस युद्ध को लेकर के, तो हाँ, चाइना इज़ मेन। जो अगर देखें तो ईरान का 90% तेल कौन खरीदता है? चाइना खरीदता है। जो पूरा एक तरीके से देखें तो जो ट्रेड है उसका चाइना के साथ है। अमेरिका ने बोला कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, तो भारत नहीं खरीद रहा है तेल पिछले कई वर्षों से। लेकिन जो चाइना है वो अमेरिका की सुनता ही नहीं है, वो अमेरिका से माफ़ कीजिएगा, वो ईरान से खरीदे जा रहा है तेल पे तेल, या जितनी भी हो। और एक चीज़ और मैं बात करूँगा, जितनी भी माइंस बिछाई गई हो, या जो ड्रोन की, जो मतलब एक कहें तो जो कच्चे मटेरियल जो होते हैं, रॉ मटेरियल जो कहें, वो कहाँ से आ रहा है? चाइना के अंदर आ रहा है। तो चाइना चाहे तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, पूरे जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है उसको चेंज कर सकता है। और जो यहाँ पे एक कहें तो बैलेंस ऑफ पावर दिख रहा है, वो उसको उस पर बड़ा रोल प्ले कर सकता है। चाइना एक बहुत बड़ा मतलब कहें तो एक्टर है, खासकर इस युद्ध में। क्योंकि देखिए, ईरान का जितना भी सब कुछ इस समय हो रहा है, पूरा हो रहा है चाइना से हो रहा है और रशिया से हो रहा है, और ये दोनों देश सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये दोनों देश ने एक्सेप्ट भी किया। जितने अगर देखें तो जो दोनों देश हैं वो चाइना के भी पास पड़ते हैं और रशिया के भी पास पड़ते हैं। जितनी भी की जो सर्विलांस की बात करें, जो एक खुफिया जानकारी हो, वो रशिया साझा कर रहा है ईरान के साथ, और चाइना भी वही कर रहा है। वो सब कुछ साझा कर रहा है किसके साथ? ईरान के साथ। और बात करें तो जो सहायता की, जो रॉ मटेरियल्स है या खाने की चीज़ें हैं, वो सब कुछ आ रहा है रसिया से और चाइना से आ रहा है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में, इजराइल की अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में, पुतिन और शी जिनपिंग, आज ये दो नेता पूरे जियो पॉलिटिक्स में उभरते हुए आ रहे हैं। जो पिछले इतना उनका वो नाम नहीं था। क्यों नहीं नाम था? क्योंकि आज हर एक देश कहाँ जा रहा है? बीजिंग का दौरा कर रहा है। इससे पहले जब ब्रिक्स की माफ़ कीजिए एससीओ की शायद बैठक हुई थी, जब भारत गया था और पुतिन साहब गए थे और ये जिनपिंग, जो 3 लोग थे, तो यही अमेरिका था, यही डोनाल्ड ट्रंप थे, जो इनको अच्छा नहीं लग रहा था। ये लोग क्या चाहते हैं कि हम जैसे कहें वैसे पूरी दुनिया माने। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये चीज़ है, दबदबा रहे। ये ईरान और यूएस युद्ध क्यों शुरू हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, ईरान जो देश था वो चाहता था कि जो हम तेल हैं उसको हम क्यों दें हम डॉलर में, डॉलर को हम क्यों माने ग्लोबल करेंसी है। ये आपका पर्सनल करेंसी है और आप इसको चाह रहे हैं पूरा ग्लोबल माने, नहीं मानेगा।
और मेन चीज़ कच्चा तेल एक ऐसा चीज़ है जिससे पूरा ट्रेड होता है, ग्लोबली होता है। तो ये युद्ध जो 1969 से अब बात करें और 2026 तक यूएस चाहता है कि उसका डॉलर हो वो कम ना हो, उसकी जो एक कहें तो जो दबदबा रहे वो रहे, क्योंकि देखो जिसका करेंसी ग्लोबल में चलेगा उसकी डिमांड है। अगर रुपया हम छाप लेंगे बहुत सारा तो उस पर हम क्या करेंगे, दूसरा देश तो कोई लेगा नहीं, लेकिन अगर यही अमेरिका डॉलर बहुत सारा छाप ले तो आराम से उस खपत हो जाएगी, क्योंकि सबको डॉलर की ज़रूरत है। जो ग्लोबल ट्रेड है वो डॉलर में हो रहा है, तो ईरान का यही इसको खटक रहा है। क्योंकि जब हमारा भारत, हमारा देश, जब हम बहुत ईरान से कच्चे तेल खरीदते थे तो हम ईरान को डॉलर थोड़ी ना पे करते थे, हम कैसे करते थे, हम कच्चे तेल एक तरफ देते थे और वहाँ से जो ईरान था वो हमारे यहाँ से कपड़े हो गया, खाद्य सामग्री, हाँ बाटा सिस्टम जो पहले सिस्टम था वो सब ले रहा था। तो ये सब चीज़ ट्रम्प साहब को, और खासकर ट्रम्प को मैं नहीं कहूँगा, पूरे अमेरिका को, अमेरिकी सरकार को नहीं पसंद आ रही है। कोई नहीं चाहता कि जिसका सत्ता हो, जिसका इन्फ्लुएंस हो पूरे वर्ल्ड में वो कम हो, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी है। तो वही चीज़ डोनाल्ड ट्रम्प का भी है, वही चीज़ अमेरिका का भी है। अभिषेक, आपका कहना है कि इनसिक्योर हो रहे हैं ट्रम्प? बिल्कुल इनसिक्योर हो रहे हैं, ट्रम्प ही नहीं पूरा अमेरिका इनसिक्योर हो रहा है। और इससे देखिए अगर आप देखें, मैं बहुत पीछे जाऊंगा, सद्दाम हुसैन के साथ उन्होंने क्या किया, इराक ने साफ कहा कि चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी देश हो, हम उसी के करेंसी में हम ट्रेड करेंगे। ये चीज़ अमेरिका को गुजरी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मतलब कि नागवार गुजरी कि यार तुम मतलब अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करोगे, डॉलर के वर्चस्व को आप कम करना चाहते हो। ये मतलब सोच था वहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपति का। लेकिन एक चीज़ मैं अपना एक चीज़ और, तो उन्होंने क्या कहा कि सद्दाम हुसैन के पास परमाणु बम है, वो परमाणु बम बनाने वाले हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में खतरा हो सकता है। फिर जाके वो आक्रमण करते हैं और पूरा इराक को तबाह कर देते हैं, सद्दाम हुसैन को तबाह कर सकते हैं। और वही चीज़ वो ईरान के साथ करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने IRGC जो है उसने सब कुछ समझा भावना और उसने अच्छा पलटवार दिया और आज बैकफुट पे है पूरा अमेरिकी जनता और अमेरिकी सरकार। भावना और अभिषेक, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि हाल ही में ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान ये जो तमाम बड़े नेताओं की आपसी बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, ये ईरान अमेरिका युद्ध के बाद ही की हुई है, इससे पहले भी हो सकती थी। और सिर्फ अगर देखा जाए तो ठीक है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना बीजिंग चुना, सेम उनके बाद पुतिन भी गए। आखिर क्या ऐसी रणनीति चल रही है कि चाइना और अगर देखा जाए तो रशिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर कुछ मतलब कि ये दोनों ही देश या फिर तीनों ही मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका वॉर रुक जाए? देखिए, मेरा कहना ये है कि तान्या, चलते युद्ध में अब सब हाथ धो लेना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका नाम आ जाए। तो अगर ये मैंने एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है अपने दर्शकों को, क्योंकि देखिए युद्ध तो चल ही रहा है ईरान अमेरिका का, तो कहीं ना कहीं जिनपिंग भी ये सोच रहे हैं कि उनका भी नाम आ जाए और कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा कर जाए कि उनके देश के लिए भला हो जाए। और सेम चीज़ पुतिन भी ये सोच रहे हैं कि अब उनका नाम आ जाए और वो कहीं ना कहीं उनके भी देश का भला हो जाए। तो इस चक्कर में इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा इस त्रिकोण, अब त्रिकोण से मेरा मतलब है ईरान और पुतिन यानी रशिया और चाइना, इन तीनों त्रिकोण की कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डील्स भी होंगी अंदर खाने जो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करके दिखाएंगी। लेकिन इन सबके बीच अभिषेक, मैं आपसे एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, आपने बोला कि ट्रम्प जो है वो डील्स के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं ना, आपने ये बात एक्सेप्ट करी कि ट्रम्प जो है सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, ये बात मैंने भी बोली। लेकिन अब जो है, अब G7 आने वाला है, लेकिन ट्रम्प ये कह रहे हैं कि वो भारत से मुलाकात करेंगे, G7 में मुलाकात करेंगे। तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि इस युद्ध के बीच, खासकर अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच में, क्या कुछ ऐसी डील जो है भारत से ट्रम्प कर सकते हैं? देखिए, सबसे जो बड़ा है वो चाहते हैं ट्रेड डील भारत के साथ। तो एस जयशंकर साहब का मैं स्पीच सुन रहा था, जो संयुक्त बयान होता है, और मार्को रूबियो थे विदेश मंत्री अमेरिका का, जैसा कि आप जानती हैं, सब जानते हैं। तो उन्होंने साफ कहा, दो तुक में कहा कि देखिए कि जिस तरीके से अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, वैसे ही भारत के लिए भारत फर्स्ट है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष अमेरिका जाते हैं, जब डोनाल्ड ट्रम्प नए राष्ट्रपति बनते हैं, अपने सेकंड टर्म में जाते हैं वाशिंगटन, तो वो बात करते हैं किसका, मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन वो सेकंड चीज़ ये भी बात करते हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा का भी बात करते हैं। लेकिन वो चीज़ डोनाल्ड ट्रम्प साहब को, अमेरिका को नहीं समझ में आया, वो चीज़ उनको संतोष नहीं हुआ, पची नहीं, अगर कहें तो संतोषजनक उनका वो नहीं था। तो वो क्या चाहते हैं कि जो भारत का जो एक बैकबोन है कृषि, वो उस पर भावना चाहते हैं कि उनका कंट्रोल हो जाए, दबदबा बन जाए, भारत पूरा मार्केट खोल दे। देखिए, भारत एक चीज़ है, हर एक चीज़ मार्केट खोल सकता है, लेकिन कभी वो
एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो कभी नहीं खोलेगा। जैसे और कि- डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत इसको खोले। कृषि खोल दे। देखिए आपकी बात आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे ईरान से वो न्यूक्लियर चाह रहे हैं और इंडिया से वो कृषि चाह रहे हैं। देखिए तभी तो उसकी तारीफ खासकर पुतिन ने भी की। भारत अभी पिछले हफ्ते जो उनका वो समिट चल रहा था उसमें उन्होंने बोला कि भारत अब वो देश है जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। भारत के पास एक कहे तो एक स्ट्रांग लीडर है जो किसी के कहने पे नहीं झुकता। तो जो आपका सवाल जो था G7 को लेकर के, तो इनकी यही कोशिश रहेगी भारत के साथ डील करें और जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जो कृषि डील है उसमें उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए, भारत इनके लिए थोड़ा बहुत खोल दे, कि मार्केट खोल दे, एक्सेस दे दे। हाँ, इनका इंडिया कभी नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो देश निर्भर है, कहा जाता है कि 40-50% आज भी जनता है जो कृषि पर निर्भर है, तो कैसे कर देगी। और सेकेंड चीज़ जो दूध की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग मतलब खासकर भारत के लोग वेजिटेरियन दूध प्रेफर करते हैं। जो गाय है वो मतलब घास या जो भी वो होता है नॉर्मल चीज़ वो खाती हैं वो, लेकिन वहाँ पे जो दूध है ना, वो जो वहाँ की गायें हैं उनके लिए मतलब मीट टाइप का उनको भोजन दिया जाता है। तो लोग कह रहे हैं कि आप दूध भी हमारे यहाँ लाओ, तो इसके लेकर के जो डेयरी इंडस्ट्री है भारत का वो तबाह हो सकती है। अमूल जैसा बड़ा ब्रांड उसको घाटा हो सकता है। और अमूल जैसे मदर डेयरी जैसे लोग भारत में कई सारे लोग जिससे इन्वॉल्व हैं, लोग जुड़े हैं। और तान्या के सवाल पे मैं आता हूँ, एक जो उन्होंने एक सवाल पूछा था आपसे, मैं शायद उसका सोच रहा हूँ जवाब दे दूँ। उन्होंने जवाब दिया कि आज बीजिंग इतना केंद्र क्यों बना है, क्यों बना है। देखिए यूरोप के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, वो उन्होंने बोला कि हर एक देश इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं और सबसे मेन चीज़ किसी की देश के दूसरे देश से जो संबंध होता है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे। अगर किसी देश का दूसरे देश से फ़ायदा होगा तभी जाके वो रिलेशनशिप बनेगा। और आज जैसे ताना ने सवाल पूछा कि आज बीजिंग पे पुतिन भी जा रहे हैं, यूरोप भी जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि देखिए बीजिंग जो है, चाइना है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके बाद कहा जाता है कि 80 से 90% जो मतलब जो रॉ मटेरियल है वो पूरे विश्व में सप्लाई होता है, उसके वो दुनिया का कहा जाता है कि फैक्ट्री है। तो हर एक देश चाइना पे इस समय डिपेंडेंट है और खासकर यूएस भी है, क्योंकि यूएस का जो वहाँ पे जो भी फैक्ट्री में सब कुछ बन रहा है, चाहे वो कंप्यूटर से लेकर कोई भी पार्ट हो, वो रेयर अर्थ मिनरल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जिस पे तान्या उस पर बहुत ज़्यादा पकड़ है चाइना का। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आप सभी ने सुना, यानी कि रशिया, अमेरिका, चाइना और यहाँ तक कि ईरान युद्ध को लेकर जो तमाम अटकलें खबरें सामने आ रही हैं और उसमें काफ़ी ऐसे देश हैं जो मध्यस्थता का अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ईरान अमेरिका युद्ध पर पूर्ण विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। क्या अमेरिका ईरान पर दोबारा से हमला करने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पर नजर डाली जाए, डोनाल्ड ट्रंप समझौता चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं कह भी रहे हैं कि इस युद्ध को यहीं रोक दिया जाए, लेकिन ईरान कहीं ना कहीं बार बार फिर से अमेरिका पर वॉर कर रहा है। तो अब देखना होगा कि अमेरिका पलटवार करता है या फिर ऐसे ही इस युद्ध पर पूर्ण विराम लग जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।